कि हमारे गोंडवाना के जो पुरखा थे वो अमृत भी बनाना जानते थे और जहर भी बनाना जानते थे। ये कितनी बड़ी बात है। आदमी को उस जहर अमृत का जो विश्लेषण है, अमृत का विश्लेषण स्टोरी ऑफ गोंडवाना के एक पृष्ठ पर आप जाएंगे, एक पन्ने एक सफ़े पर जाएंगे, उस सफ़े पर लिखा हुआ है पांदी पारिकुपार लिंगों को उसके स्वतः के भाइयों ने जान से मारकर जंगल में फेंक दिया था। पांदी पारिकुपार लिंगों को और एक सप्ताह बाद 7 दिवस तक इस घटना की सूचना शंभू शेख के पास नहीं पहुंची। ये जो स्टोरी बता रहा हूं वो स्टोरी आप गोंडवाना में दर्ज है। यह सूचना शंभू शेख के पास नहीं पहुंची। 7 दिन के बाद यह सूचना शंभू शेख के पास पहुंची कि पारिकुपार लिंगों को उसके भाइयों ने ही मार करके जंगल में फेंक दिया। तो शंभीसोर अपने गण जिसका नाम था करिया ओदाल, जिसका नाम क्या था करिया ओदाल, करिया ओदाल को बोलता है जाइए आप उस जंगल में जाइए, उस वनखंड में जाइए और जा करके पांदी पारिकुपार लिंगों को फिर से जीवित की। तब करिया ओदाल जाता है जंगल में और अमृत का घड़ा लेकर के जाता है, जिसको शंभू शेख उनको आदेश करता है वो उनको दिया जाता है और उस अमृत को ले जा करके पांडिकुपार लिंगों के जो शरीर 1 सप्ताह के भीतर लगभग एकदम खराब हो चुका रहता है, सड़ गया रहता है, बदबू आने लगी रहती है, उस शरीर पर करिया ओदाल जा करके अमृत का छींटा पांदी पारिकुपार लिंगों के ऊपर मारता है और पांदी पारिकुपार लिंगों शंभू 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 कहते हुए जाग जाता है, जीवित हो जाता है। यह इस घटना का प्रमाण है कि गोंडवाना के हमारे पूर्वज शंभू से अमृत बनाना जानते थे। और दूसरा उसका पहलू कि हम जहर भी बनाना जानते थे। लगभग इस समझौते में जो आर्य और नार के बीच में जो मंथन हुआ, समझौता हुआ, एग्रीमेंट हुआ, उस एग्रीमेंट में एरावत हाथी भी ले गए, तुम्हारे धनवंतरी को भी ले गए हैं, और क्या तो एक तो घोड़ा निकला वो भी ले गए, एक तो कल्प वृक्ष निकला वो भी ले गए। ऐसा कल्प वृक्ष हमारे पूर्वजों ने तैयार किया था, जिसके सामने जाकर के हाथ जोड़ोगे जो मांगोगे वही मिलेगा। ऐसा वृक्ष जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। यह कल्प वृक्ष इसी सागर मंथन, इसी समझौते, इसी एग्रीमेंट के जरिए गोंडवाना समाज से उस आर्य समाज को सौंपा गया। कामधेनु गाय वो भी उस समझौते में सौंपा। सारी चीजों का बंटवारा हो गया। अंत में क्या बच गया? हलाहल, जहर, हैमलॉक, वो बच गया। इसको क्या किया? इस जहर का क्या किया जाए? वो जहर वो लोग नहीं लेना चाहते थे,
अमृत के लिए तो झपट पड़े कि हमको चाहिए, लेकिन जब जहर आ गया तो वो बोले नहीं, ये उन्हीं लोगों को दे दो। तो 5 हमारे जो गण बैठे थे और हमारा शंभू शेख वहाँ बैठा हुआ था, इस समझौते एग्रीमेंट के जरिए जो कि उज्जैन में हो रहा था, क्षिप्रा नदी के तट पर, क्या जो कछुआ समुदाय के लोग, कछुआ जिनका टोटम उसको हम नेताम मंदराचल पर्वत, मंदराचल पर्वत जैसा भार, जैसा वजन उस कछुए की पीठ पर रखा गया। इट मीन्स इसका क्या असर है? नेताम समुदाय के जो हमारे 4 देव के सगा राजा महाराजा उस जमाने में जो थे, नागवंश का तो उन्होंने रस्सी बना लिया, नागवंश को एक तरफ कर दिया और नागवंश से प्रशासन गरुड़ वंश को दे दिया गया। इसलिए चित्र में आप देखोगे कि गरुड़ नाग को लिए हुए उड़ रहा है। नागवंश का शासन खत्म हुआ, नेताम वंश का शासन उस महा समझौते के समय, महा एग्रीमेंट के समय नेताम समुदाय के ऊपर मंदराचल पर्वत जैसा भार रख करके पूछा गया कि समझौते की चीजें कहाँ कहाँ रखी हुई है वो बताइए। मंदराचल का मतलब क्या होता है? मंद राचाल, राचाल करना मतलब छिलके उतारना, गोड़ी शब्द है, धीरे धीरे छिलके उड़ना, राचाल उतार, उसके शरीर के राचाल उतारना मतलब समझौते के बाद एक 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 इनकी धरोहर और संपत्ति को हम कैसे अपने पास एकत्रित करें, अपने पास कैसा जमा करें, यह बात के लिए उन्होंने एक भाववाचक संज्ञा मंदराचल पर्वत जैसा भार कच्छप समुदाय, नेताम समुदाय के पीठ पर पहाड़ जैसा भार रख करके इन सारे धरोहरों को, जिनका मैं वर्णन कल्पवृक्ष, कामधेनु और कई लोग एरावत आदि तमाम चीजें, वो सब जहर बच गया। अब जहर बच गया मंदराचल पर्वत जैसा। मंदराचल, राचाल करना मतलब छिलके उतारना। एक के बाद एक बताते जाइए, नहीं बता रहे हैं तो फिर से मंथन कर रहे हैं, नाग को फिर घस रहे हैं उसके ऊपर। तो ये एक भाव है जिसको फोटो में चित्रकार ने बता दिया है कि मंदराचल पर्वत पर नाग की रस्सी लपेटी गई है और एक तरफ आरे खींच रहे हैं और एक तरफ अनारे खींच रहे हैं। ये फोटो बताता है, फोटो आपने ऐसे ही देखा होगा, लेकिन इसका भाव ये है कि नेताम वंश जो उस समय नाग वंश के बाद नेताम वंश जब बैठ गए थे इस कोयामुरी द्वीप में, उनसे यह सब चीजें निकलवाई और अंत में बचा हलाहल। हमारा शंभू से जो पंच गण के रूप में वहां बैठा हुआ था, उसने अरे वो छेड़ी जा रहा है, वो सो रही है, तो उन लोगों से निवेदन किया कि उनके अगल बगल और भी 5 गण जो बैठे थे, साथ में शंभू शेख भी बैठे हुए थे, उन्होंने अपने गणों से निवेदन किया कि ये कहा जा रहा है कि ये जहर आप लोग ले लीजिए। वह जहर, वह हलाहल इतना खतरनाक था कि उसका ढक्कन भी खोल दिया जाता तो उसके सुगंध से सब के सब मूर्छित हो जाते। तब शंभू शेख ने सारे गणों को आश्वस्त किया
कि आप लोग शांत रहिए, शांत बैठिए, मैं इस हलाहल को ग्रहण करता हूं। और वो जहर का प्याला शंभू शेख ने गटागट अपने गले में उतार दिया। वैदिक चित्रों में आपने देखा होगा कि शंभू शेख ने वह जहर पी तो लिया, लेकिन अपने उदर में नहीं उतारा, अपने पेट में नहीं उतारा। यौगिक क्रिया से उस जहर को अपने कंठ के पास ही धर लिया, और क्या कहलाए? नीलकंठ कहलाने लगा। हमारे शंभू शेख की कृपा देखिए, उन्होंने हमारे गणों को बचाने के लिए, गण मतलब हमारे जो पुरखा हैं, हमारे जो लिंगो हैं, उनको बचाने के लिए उनको बोला कि तुम लोग नहीं पियोगे, मैं पीऊंगा। योग बल के जरिए उन्होंने उस हलाहल को स्वीकार किया और गले में उतार दिया, और उतारते ही इसी माघ पूर्णिमा को हमारे शंभू शेख अचेत होकर के गिर गए। धरती पर हमारे शंभू शेख गिर गए। गिरने के बाद उनको बेहोशी छा गई। इसी वक्त हमारे जो गण थे उन्होंने चालकी का काम किया। चालाकी नहीं, चालकी। उस समय वाहन वगैरह तो होता नहीं। चालकी का मतलब ये होता है, दो पैर को दो आदमी कंधे पर रख लिए, इधर हाथ को दो आदमी कंधे पे, हाथ को भी